सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी चेन। और रेस्पिरेटरी चेन अगर हम सेल दोबारा से बनाएं तो ये हमारे पास ना सेल है, और सेल में बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ पर है इन द मिडल ऑफ द एनिमल सेल इज अ न्यूक्लियस। अच्छा, और यहाँ पर दूसरी ऑर्गेनेल्स जो है ना, लाइक ओवर हियर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is a double membranous organelle. One is outer, other one is a inner membrane. तो फर्स्ट करें ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। अगर हम इसका ये सारा पोर्शन यहाँ से लेते हैं, दिस एंटायर पोर्शन, तो इसको हम देखते हैं बड़ा करके, इसका फुल स्केच बना के। रिमेंबर दिस वन इज अ सेल। दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। Membranes are always lipid bilayer. Membranes are always, this one is the plasma membrane. और यहाँ जो पोर्शन हो रहा होगा, पोर्शन आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोसोल। साइटोसोल कौन सा पार्ट होता है? साइटोप्लाज्म minus organelles is called as cytosol. अच्छा, इसके बाद अगर देखते हैं हमने क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना डिटेल से, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। वन इज आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, इसमें पोरिन्स भी होती हैं। पोरिन्स आर द प्रोटीन चैनल्स। दिस इज लेस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये फिर क्या आ रही होगी? दिस इज द स्पेस कॉल्ड एज आउटर कंपार्टमेंट, also called as intermembrane space. Intermembrane space. अब यहाँ पर आ रहा है इनर मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी चेन जो हो रही होती है वो हो रही होती है ऑन द फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो अगर इन फोल्डिंग हम बना के देखें तो इस तरह की बनेगी। As I told you earlier, membranes are always lipid bilayer. So inner mitochondrial membrane, what is this? Inner mitochondrial membrane. तो कौन सा पार्ट हमने लिया हुआ है? क्रिस्टी का। क्रिस्टी ये वाला पार्ट जो था ना, दिस वन, ये वाला पोर्शन इन फोल्डिंग्स ही है, इसको हम कह रहे हैं। अच्छा, और ये वाला पोर्शन फिर कौन सा बनेगा? दिस पोर्शन विल बी रेफर्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
also called as inner compartment. एचएस में हमने अमल कौन सा करना है रेस्पिरेटरी चेन के अंदर? हमारे पास जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है NADH और FADH2 उसे कन्वर्ट करना है हमने ATP के अंदर। वो दोनों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब वो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं FADH2 और NADH। टोटल है कितनी? हमें पता है कि NADH हमारे पास कहाँ कहाँ से बना है? ग्लाइकोलिसिस में बना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है। ग्लाइकोलिसिस में बने हैं 2 और पायरोडिसोशन में बने हैं 2 और क्रेब्स सर्कल बने टोटल 6। टोटल कितने हो गए? 10। दे आर 10 इन नंबर। ये कहाँ कहाँ से बने हैं? ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। तो 2 बने थे इसमें, 2 बने थे इसमें और 6 बने थे इसमें। और FADH2 जो है ना, जिस तरह बनता है इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 2 बार होता है, तो एक में 1 बार बनेगा, दूसरे में टोटल ये बन रहे होते हैं। कितने बन रहे होते हैं? टोटल 2 होते हैं नंबर, देयर 2 इन नंबर। इसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू ATP। वो किस तरह करना है? उसके लिए ना जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें ना कम्प्लेक्सेस होते हैं। तो कम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? लाइक दिस वन, complex 1 also called as house number 1. So complex 2 ये कुछ इस तरह होगा। ये तो complex 3, here's a complex 4, और लास्ट complex is called as ATP synthase, और वो यहाँ पर आ रहा होगा, उसको हम बाद में देखते हैं। तो complex 1, complex 1, so complex 2, so complex 3, so complex number 4। कम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH रिडक्टेस या NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम होता है इसका? NADH डिहाइड्रोजिनेस। और इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और इसका होता है साइटोक्रोम C1 रिडक्टेस, साइटोक्रोम C रिडक्टेस। इसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। अच्छा, एक्चुअली जो कम्प्लेक्सेस अरेंज हुए हैं ना, ये अरेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू अ गोल्डन रूल कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पोटेंशियल, फ्रॉम हायर रिड्यूसिंग पोटेंशियल टू लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल। हम जानते हैं समथिंग इज रिड्यूस्ड इट मीन्स इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ समथिंग इज रिड्यूसिंग समथिंग एल्स इट मीन्स इट गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन्स itself is oxidized. And reducing agent is an agent with the capacity to give away electrons and itself is oxidized. Reducing potential अगर ज़्यादा होगी ना, तो it means it has a greater capacity to give away electrons, to give away electrons, away electrons. In a sense, तो कम्प्लेक्स 1 की ज़्यादा है, उससे कम 2 की है, फिर 3 की है, फिर 4 की है। इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह मूव कर रहे होंगे, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ और लास्ट वहाँ पर। इट मीन्स कि हम इसको बैकवर्ड रन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर रिड्यूसिंग पोटेंशियल टू लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल। इसको हम यहाँ से यहाँ रन नहीं कर सकते, यहाँ से
वहाँ ये रन हो रहा होगा। अच्छा, नो लिसन वेरी केयरफुली, एक्चुअली टॉपिक अब स्टार्ट होगा। हाउस नंबर 1 और कम्प्लेक्स नंबर 1 इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ NADH, जैसे नाम से ज़ाहिर है, NADH डिहाइड्रोजनेस। मैं लास्ट में बताया डिहाइड्रोजनेस मीन्स ऐसा एंजाइम जो डिहाइड्रोजनेशन करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहे होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी रिमूव हो रहे होंगे। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा? डिहाइड्रोजनेस। तो इसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स को हम देखते हैं तो एक तो इसकी शक्ल होती है एल शेप, उल्टा एल जैसे लिखा हो। जो इसकी हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है डेट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, और जो वर्टिकल पार्ट थोड़ा सा आया होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पर अमल कौन सा हो रहा होगा? NADH यहाँ पर आएगा, NADH विल डीलोड और अनलोड इस इलेक्ट्रॉन्स। NADH जो है it will be oxidized and give away 2 electrons. How many electrons? 2 electrons. अब यहाँ पर मुख्तलिफ ना क्लस्टर्स बने हुए, like there is a compound called as FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद यहाँ पर होता है आयरन सल्फर क्लस्टर, आयरन सल्फर क्लस्टर। इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसके पास जा रहे होंगे और यहाँ से इसके पास जा रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइनली वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जाना है हाउस नंबर 3 के पास। अब खुद तो मूव नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी अ कैरियर इन बिटवीन। जो इलेक्ट्रॉन हाउस नंबर 1 से लेके जाए हाउस नंबर 3 के पास, देयर मस्ट बी अ मैसेंजर, देयर मस्ट बी अ पोस्टमैन, जिसके इलेक्ट्रॉन उठाए उसको दे दे। और उसका नाम है कोएंजाइम Q। क्या नाम है? कोएंजाइम Q। ये इस तरह की होगा, कोएंजाइम Q। तो कोएंजाइम Q का नाम होता है यूबिक्विनोन। क्या नाम होता है? यूबिक्विनोन। हम यहाँ लिख लेते हैं यूबिक्विनोन। ये इसकी ना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू यूबिक्विनोल। इसमें क्या हो जाएगा? QH2 के अंदर। इट्स अ रिड्यूस्ड फॉर्म। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने? इट हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोएंजाइम Q स्टैंड फॉर यूबिक्विनोन। इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड होकर कॉल्ड एज यूबिक्विनोल, कॉल्ड एज यूबिक्विनोल। जो यूबी वर्ड निकला हुआ है वो है यूबिक्वेटस से। यूबिक्वेटस कहते हैं फाउंड एवरीवेयर, जो हर एक में पाया जाए। इट इज़ प्रेजेंट ऑल एनिमल्स प्लस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। 12 इलेक्ट्रॉन ये लेगा यहाँ से और देगा हाउस नंबर 3 को ना। हाउस नंबर 3 और कम्प्लेक्स नंबर जो 3 है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक this one is called as cytochrome C. Cytochrome C. This is called as a cytochrome. This is called cytochrome C1. Called as cytochrome B. And this one is called as a Ricic, RISK, Ricic iron sulfur complex. Ricic आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और दिस वन इज राइसिक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसका एक्चुअल नाम क्या है पूरे कॉम्प्लेक्स का? साइटोक्रोम C रिडक्टेस। साइटोक्रोम C रिडक्टेस। एक्चुअली होगा ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कोएंजाइम Q, इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी। उन रिलीज को पिक करेगा। यहाँ पर प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, वो प्रोटॉन्स यहाँ से मूव कर जाएंगे टू द फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एक वक्त में तकरीबन कोई 4 हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं। हाउ मैनी? 4। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, इसके पास हाउस नंबर 3 के पास, दे विल आल्सो रिलीज एनर्जी, और उसको पिक कर रहे होंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो पिक करेंगे, मूव फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। 4 हाइड्रोजन आयंस। कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अगेन कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनोल। जब तक इलेक्ट्रॉन थे तब तक ये था यूबिक्विनोल, इलेक्ट्रॉन दे दे कन्वर्ट होकर यूबिक्विनोल। इट इज एबल टू टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स नाउ। अच्छा, अब साइटोक्रोम बी जो है, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हाउस नंबर 4 तक ले जाने के लिए जो नीड अनदर कैरियर, अनदर पोस्टमैन, अनदर मैसेंजर, उसका नाम होता है साइटोक्रोम सी। दैट्स अ मोबाइल कैरियर, जस्ट लाइक कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू आल्सो मोबाइल, दैट कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन। उसका नाम होता है साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी यहाँ पर होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जब इसे इलेक्ट्रॉन लेगा इट विल स्टार्ट टू मूव। इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा किसके पास? हाउस नंबर 3 के पास, 4 के पास, हाउस नंबर 4 के पास। जब यहाँ पर आएगा तो हाउस नंबर जो 4 है, इसका नाम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। एक्चुअली इसको साइटोक्रोम सी रिडक्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसकी रिडक्शन कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है पर इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। अच्छा, हाउस नंबर 4 कॉल्ड है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। वाई? ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन। दैट्स कॉल्ड है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। कौन कौन से होते हैं? ए एंड साइटोक्रोम A3। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले साइटोक्रोम ए के पास, यहाँ से साइटोक्रोम A3 के पास। हाउस नंबर 4 इज द ओनली कम्प्लेक्स दैट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा होगा? ऑक्सीजन को। तो बहरहाल जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे नीचे, और इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे होंगे फिर? स्पीक आउट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको दे रहा होगा फिर? ऑक्सीजन को। किसको? तो यहाँ पर ये दे रहा होगा ऑक्सीजन को, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एटम ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगी इट विल बिकम रिएक्टिव, तो इट विल ट्राई टू बी कम इन अ स्टेबल फॉर्म। अब होगा ये, यहाँ से भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, ऊपर से नीचे मूव करेंगे, जहाँ से प्रोटॉन्स मूव करते हैं, कहा जाता है यहाँ इस कम्प्लेक्स से जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं वो करते हैं 2 मूव करते हैं। वजह क्या है उसकी? वाई 2? एक्चुअली स्टार्ट होते हैं 4 से ही, 2 इसके साथ कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन्स पकड़ लेती है और यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके साथ मिलेंगे और अल्टीमेटली क्या बना देंगे? वाटर। अल्टीमेटली क्या बना देंगे? वाटर। तो वाटर विल फॉर्म दिस प्रोसेस। लिसन वेरी केयरफुली। अगर सेल के पास ऑक्सीजन लेट अस सपोज नहीं है, द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो क्या ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी ना? इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू सेकंड टू थर्ड, तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि फाइनली एक्सेप्ट किसने करना है? अल्टीमेट एक्सेप्टर इज द
ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुए हैं अल्टीमेटली किसने एक्सेप्ट किए? ऑक्सीजन ने। तो इट इज़ नॉट एबल टू रन प्रॉपरली। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करेंगे तो क्या प्रोटॉन यहाँ से जहाँ मूव कर सकते हैं? प्रोटॉन्स विल नॉट बी मूव। नाउ वी कैन सी कि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट किसने करने हैं? ऑक्सीजन ने। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन रन नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन रन नहीं करेगी तो प्रोटॉन यहाँ से वहाँ मूव नहीं करेंगे। ये प्रोटॉन हमने अल्टीमेट यूज़ करें द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे तो एटीपी भी नहीं बनेगा। तो इट मीन्स ऑक्सीजन नहीं होगी तो एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, नो लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मौजूद है? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो हुई है यहाँ से वहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक हम देखते हैं तो यहाँ पर अमल कौन सा हो रहा है? कौन सा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्पीक आउट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका मतलब पर्पज़ ये था कि इसने प्रोटॉन्स पंप करने थे फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे यानी कि सारे के सारे, दिस वन एंड दिस वन, दे विल कॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference, there will be change in potential difference in the intermembrane, in the outer compartment and in the inner compartment. Or this is a barrier. These protons cannot move through the membrane from outer compartment into the inner compartment. Or they will cause electrochemical gradient. Electrochemical gradient means the change in the difference between hydrogen ions in the outer compartment and in the inner compartment. तो यहाँ हम क्या कर रहे होंगे? क्रिएट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। स्पीक आउट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, कॉल्ड एज, बिकॉज इसके पास ना स्टोर्ड एनर्जी मौजूद है हाइड्रोजन आयन के पास। एनर्जी इनके पास कहाँ से आई? फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी हमने हार्वेस्ट करनी है। एक तो ये है कि हाइड्रोजन आयन्स वैसे यहाँ से मूव नहीं कर सकते, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर देम। इट मीन देयर मस्ट बी अनदर ट्रांसपोर्टर, देयर मस्ट बी अनदर कैरियर जिनको यहाँ से ले और दोबारा से मैट्रिक्स में दोबारा पहुँचा दे। तो वो जो ट्रांसपोर्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस। वो कुछ इस तरह का होगा। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, FO और F1। FO और F1 दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। FO वाला जो पार्ट है दैट इज एम्बेडेड इन द mitochondrial membrane, mitochondrial inner membrane। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट बनाया है मैंने, इसमें टोटल ना C सब यूनिट्स होते हैं, टोटल 10। कितने होते हैं? 10। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन, कॉल्ड एज एप्सिलॉन पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज A। और यहाँ से निकल रहा होता है एक्सिल। क्या निकलता होता है? एक्सिल। यहाँ से एक्सिल, एक्सिल कॉल्ड एज गैमा। इसे क्या कहते हैं? गैमा। और यहाँ से दिस इंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज FO पार्ट। कौन सा पोर्शन? FO। अब दूसरा पार्ट जो F1 होता है दैट इज एम्बेडेड इन द फ्लूइड पोर्शन कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो वो इस तरह आ रहा होगा। लाइक दिस वन। ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कॉल्ड एज अल्फा, अल्फा, अल्फा,
अल्फ़ा बीटा एंड बीटा। टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अल्फ़ा होते हैं और 3 बीटा होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक पार्ट इसको कनेक्ट भी कर रहा होता है, इस पोर्शन को। दिस वन इन दिस वे, इसको कह रहे होते हैं B1। क्या कहते हैं? B1। Now what will happen over here? This portion is called as F1. What is this? F1। अब अगर हम देखते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को, यहाँ पर जो होगा, उससे पहले मैकेनिज्म पढ़ें तो पहले हम देख लेते हैं FO और F1 है क्या। FO और F1 दोनों को मिला के कह रहे होते हैं हम ATP सिंथेस। क्या कहते हैं? ATP सिंथेस। इसको ATP सिंथेस भी कहते हैं। FO मैंने बताया जैसे embedded in the mitochondrial membrane, FO embedded in the membrane, F1 is present in the matrix fluid motion। अच्छा, इसको ना F1 पार्टिकल भी कहते हैं, इसको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स भी कहते हैं, और जो F1 वाला पार्ट है दिस वन, इसको रैकर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैकर्स पार्टिकल। रैकर वाज द फर्स्ट वन हु वाज आइडेंटिफाइड इट एंड प्योरीफाइड इट। FO में जो O पार्ट है दिस वन, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। दिस वन इज अ एंटीबायोटिक। अगर वो यहाँ पर जाकर अटैक कर दे, FO डज नॉट वर्क। FO डज नॉट, ये काम नहीं करता। अगर ये काम ही नहीं करेगा तो फिर ये पूरा अमल नहीं हो रहा होगा। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, व्हाट विल हैपन ओवर हियर। जो हाइड्रोजन आयन जहाँ पर आए हुए हैं, दे विल मूव बैक, दे विल मूव बैक, और यहाँ से वापस मूव करेंगे यहाँ पर थ्रू दिस पॉइंट। अब यार कि जब हाइड्रोजन मूव करते हैं ना, तो FO पार्टिकल रोटेट। ये क्या करता है? दिस वन रोटेट अलॉन्ग विद, ये जो एक्सिल वाला पार्ट इज ऑल्सो रोटेट, दिस वन ऑल्सो रोटेट। तो हाइड्रोजन इसमें से पास डाउन करते हैं, A से B1 से फिर बाहर आ जाते हैं। वो करते क्या है कि उसमें जो एनर्जी होती है डेट इज यूज्ड इन द रोटेशन ऑफ द FO पार्टिकल अलॉन्ग विद द रोटेशन ऑफ द एक्सिल। अब जो F1 है ये रोटेट नहीं करता। F1 जो है ना, इसमें इसकी साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? साइड्स। वो इस तरह होती हैं, अब मैं रफली बना के दिखाऊं। इसकी एक साइड पर होता है ADP, साथ में होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसने पकड़ा होता है। जब वो हाइड्रोजन आयंस आते हैं और ये रोटेट करता है और ये भी रोटेट करते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स जो कि पार्ट है F1 का, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आती है। क्या आती है? कन्फर्मेशनल चेंज। उसी साइड पर ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। जब चेंज आएगी तो दूसरी साइड पे जाके ना ये ADP और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बना देंगे ATP। अगेन हाइड्रोजन मूव करेंगे तो फिर यहाँ से ये थर्ड पार्ट से ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक साइड से दोनों मौजूद हैं, दूसरी साइड से दोनों बाइंड हो गए, तीसरी साइड से रिलीज़ हो गए। तो उसमें क्या आ रही होती है? कॉन्फर्मेशनल चेंज। इन दिस वे ATP इज बीइंग फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। इज इट क्लियर नाउ? इस अमल को हम साइंस में क्या रहे होते हैं? रोटेशनल कैटालिसिस मैकेनिज्म। रोटेशनल, इसमें कौन इन्वॉल्व है? F1।
इट मीन्स हाइड्रोजन जो FO पार्टिकल्स इन्वॉल्व एक्ट एज अ प्रोटॉन चैनल। तो हाइड्रोजन कहाँ से मूव कर रहे हैं? FO से। किससे? FO से। स्मॉलेस्ट नॉन बायोलॉजिकल नैनो मोटर। नो लिसन, इट मीन्स यहाँ पर अमल कौन सा हो रहा है? फाइनली ADP combines with independent phosphate forms the ATP। अमल कौन सा हो गया? फॉस्फोरिलेशन, ATP बन गया है। पर इसको हम देखते हैं तो ये बना किस तरह है? हाइड्रोजन आयंस मूव किए, F4 रोटेट किया है, F1 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया है, ADP independent phosphate से मिला है और बन गया ATP। The movement of the hydrogen ions from the higher concentration to the lower concentration is called as chemiosmosis। is called as, तो यहाँ पर जो अमल हुआ है that is called as a chemiosmosis। क्या? chemiosmosis। This hypothesis was proposed by a scientist called as Peter Mitchell in 1961। अच्छा, उसने हाइपोथेसिस दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हाइड्रोजन पंप होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये हाइड्रोजन आयन जो है ना, ये यूज़ होते हैं इन द ATP सिंथेस टू फॉर्म द ATP। उसने इस पाथवे को इस पाथवे से लिंक कर दिया था। जब उसने हाइपोथेसिस दिया तो उसकी किसी ने मानी नहीं थी। पीपल मेक फन ऑफ दैट पर्सन, कैसा नहीं पॉसिबल। फिर बाद में खैर 1970s या 80s में जाके बात प्रूव हो गई कि जो उसने बात की थी वो बात सही थी। तो उसको फिर उसके एजाज़ में नोबेल प्राइज़ से मिला था इस बंदे को। तो केमी ऑस्मोसिस क्यों कहते हैं? केमी मीन्स यहाँ पर लिखा जा रहा है हाइड्रोजन आयंस, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू। तो जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, दे मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज chemiosmosis with the formation of ATP। Is it clear now? अच्छा, अगर ये पूरा पाथवे हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह सकते हैं। वो किस लिहाज से? फॉस्फोरिलेशन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ATP बन रहा है। ऑक्सीडेटिव इस सेंस में कि अमल स्टार्ट कहाँ से हुआ है? NADH की ऑक्सीडेशन से। इससे इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हाइड्रोजन पंप जो मूव किए हैं हाइड्रोजन की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन अल्टीमेटली इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP। तो पूरा प्रॉब्लम कहलाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि दोनों मिलकर क्या कहला रहे होंगे? ऑक्सीडेटिव, स्पीक आउट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती तो ये पूरा ATP ना बन रहा होता। That's why it is called as oxidative phosphorylation। Any confusion? No। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ATP बन गया है ना, ये ATP बन गया हुआ है, ये प्रोडक्ट बन गई हुई है हमारे पास। ये ATP क्या करता है यहाँ से? This ATP can ultimately move from outer for inner mitochondrial membrane। यहाँ पर इसके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि इसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और फाइनली मूव टू द साइटोसोल। कहाँ पर? साइटोसोल मूव कर जाता है ATP। और यहाँ पर सेल अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। That's why mitochondria is called as power house of the cell। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस। ये सेल को एनर्जी फराहम कर रहा होता है, पावर हाउस ऑफ द
सेल। इस तरह जो साइटोसोल है यहाँ से ADP जो है ना वो आ भी रहा होता है थ्रू द सेम ट्रांसपोर्टर, और ADP जब यहाँ पर आएगा इट विल कन्वर्टेड इनटू ATP, converted back into the ATP. So that was a comprehensive lecture on the respiratory chain formation of ATP. इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया है वो ये वाला कि NADH से हम कितने ATP बना रहे होंगे। कहा जाता है कि एक जो 4 प्रोटॉन्स हैं दैट इक्वल टू 1 ATP। हाउ मच? 1 ATP। इससे कितने ATP बनेंगे? 1 ATP। इससे कितने बनेंगे? हाफ ATP। तो एक NADH से कितने ATP बन रहे हैं? 2.5। अकॉर्डिंग टू मोल्ट कंसेप्ट 2.5 ATP बन रहे हैं। हमारे पास टोटल NADH 10 है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। अब रह गया हमारे पास FADH2। क्या रह गया? FADH2। FADH2 जो है ना उसका हाउस नंबर 2 होता है। कौन सा हाउस होता है? हाउस नंबर 2। इफ़ यू रिमेंबर द क्रेब्स साइकिल, वहाँ पर मैंने ना इस एंजाइम का जिक्र किया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का, कि सक्सिनेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमारेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अच्छा, मैंने बताया था इसका एंजाइम जो होता है ना दैट इज एम्बेडेड इन द ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी, वो ये वाला होता है। एक्चुअली ये हाउस करता क्या है, यहाँ पर आ रहा होगा FAD। क्या आ रहा होगा? FADH2, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, FAD में कन्वर्ट होगा। इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे? सेम वही 2। इसका कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे? हाउ मैनी? 2। पिक करेगा कोएंजाइम Q, कन्वर्ट्स टू QS2 क्यूनॉल, जो भी क्यूनॉल, और किसको दे देगा? हाउस नंबर 3 को। तो इसको हम देखते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स नॉट एबल टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू द आउटर कंपार्टमेंट, फ्रॉम इनर कंपार्टमेंट टू आउटर कंपार्टमेंट। तो इसको हम देखते हैं तो ये कितने प्रोटॉन्स पंप कर पा रहा होगा? 4 यहाँ से और 2 वहाँ से, टोटल कितने पंप करेगा? 6। ATP कितने बनेंगे? 1.5। कितने बनेंगे? तो इससे कितने बन रहे हैं? 2.5। ये हमारे पास जो कैश नहीं था, चेक फॉर्म में थी एनर्जी, वो हमने कैश करवा ली थ्रू दिस रेस्पिरेटरी चेन। NADH 1 NAD is equal to 2.5 ATP and 1 FAD is equal to 1.5 ATP. Is it clear now? Yes, sir. Any confusion? And that was all about the respiratory chain. और इसकी मज़ीद डिटेल आपने देखनी है। फर्स्ट जो स्टेप्स हुए हैं तो वो लेक्चर नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, लेक्चर 2 जो था पायरुवेट ऑक्सीडेशन, लेक्चर 3 जो था डेट वाज अबाउट क्रेब्स साइकिल, देन लेक्चर 4 वाज अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव एक्चुअली स्टडीड, एंड लेक्चर नंबर 5 इज़ अबाउट कि जो एनर्जी हमारे पास है वो हमने कन्वर्ट कर ली है। अगर आप इस लेक्चर को नोट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है, जिसको आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।